उसके अंदर क्या करना है कि जो कैरेक्टर है उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करानी है ना। तो तुमने अगर नेट पे देखा होगा ASCII के बारे में, तो परसेंटेज डी लगाते हैं, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाती है ना। ये हाँ। सब। तो अब कोई लिख रहा है उसको ASCII वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सो द ASCII वैल्यू इज, अब यहाँ परसेंटेज डी लिख दिया, ठीक है, और छोटा डी लिख दिया, ठीक है। अब ये इसको रन करते हैं, अपन दोनों गलती पकड़ाएंगे। सबसे पहले देखो कंपाइलर था, ओ सॉरी, वाई लगाना था, बुढ़ापे में आने लगता है, ऐसे लगा, ठीक है। ये इनपुट मांग रहा है क्या अपना स्कैनफ में, कैरेक्टर मांग रहा है, पहले कैरेक्टर दिया, एंटर, खत्म, सब कुछ खत्म। क्यों? क्योंकि इसको समझ ही नहीं आया भाई ये कोमा क्या है, कहना चाहते हो। देखिए ना वो वाली। तो कभी भी ये मत करो, कॉमा मत लगाओ, आप ये मत करिए, थोड़ी मैच्योर बनिए। परसेंटेज दी सी और परसेंटेज दी ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम अपन देखते हैं, अपन ने वो वाली प्रॉब्लम सही कर दी है। अब अपन ने ए लिया, इंटीजर में अपन 12 डाला, एंटर करो। अब देखो ASCII वैल्यू ए तो प्रिंट हो रहा है, योर कैरेक्टर इज ए, सो द ASCII वैल्यू हर कुछ हो रही है, ऐसी ASCII वैल्यू होती है, मैं दूंगा, ठीक है। उसका रीजन ये है, तुमने यहाँ पर तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट कितने दिया, एक। सबसे पहले यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ, लाइन बाय लाइन रीड करता है, यहाँ से शुरू हुआ, उसको परसेंटेज सी मिला, वो गया ढूंढने, क्या है भाई, एक्स मिल गया, ठीक है, यूज कर लिया। अब वो इसके आगे आ चुका है, इसको पता नहीं अब यहाँ पे कुछ और है क्या। अब ये परसेंटेज डी में ढूंढने क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं करते अपन। तो आपको यहाँ पर एक्स एक और बार देना पड़ेगा अगर आपको ऐसा करना है तो, ठीक है। अपन डालेंगे आर और 71, आर की स्केल आ गई 82, चिल करो बिल्कुल, समझ गए। ये चीजें, ये गलतियां मत करो। अगर तुम दो बार लगा रहे हो तो दो बार, स्कैनफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है, स्कैनफ में डायरेक्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वही आता है। प्रिंट एफ में जहां तुमको प्रिंट करना है वहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। और रोहित ने जैसे बताया था स्लैश एन, ये एंटर देने के लिए, तुम अगर अगर फाइल्स को, जैसे टेक्स्ट फाइल्स होती है ना, सारी टेक्स्ट फाइल में जब भी तुम एंटर दबाते हो ना, वर्ड में भी जब एंटर दबाते हो ना, तो वो स्लैश एन ही लगता है उस जगह पर, स्लैश टी, इन चीजों को यूज करो। और भी है नेट पे देखना, फॉर्मेट स्पेस क्या, एस्केप सीक्वेंस इनको बोलते हैं। ये जो स्लैश है ना, ये उसको जैसे, चलो तुम सबको मैं एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, वो तुमको पूरा करना है। तुमको प्रिंट कराना है परसेंटेज वाला साइन, ठीक है, ट्राई करना। सुनाई दे रहा है ना सबको यार? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया नहीं सुनाई आ दे रही रहा है। नहीं। आ रही है आवाज आ भैया। रही है। ठीक है, सबके लिए चैलेंज है, उनको क्या प्रिंट कराना, परसेंटेज। मैं तुमको करा के दिखा देता हूँ कि होता नहीं है। नहीं हुआ ना? कहीं दिख रहा है क्या परसेंटेज इसके नीचे? नहीं हुआ ना? हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं। ठीक है। तो ये चीज है, इसको तुम लोग ढूंढ के लाओगे कि कैसे करते हैं। अपन जब भी कैरेक्टर की वैल्यू को इंट में प्रिंट करते हैं, तो उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, सीधी बात। तुम आस्की वैल्यू के साथ, कैरेक्टर के साथ तुम इंट वाली चीजें कर सकते हो। जैसे अपन प्रिंट करते हैं, आर के बाद क्या आता है, एस, ठीक है, +1 कर देते हैं। अब बताओ क्या लेटर्स के अंदर +1 कर सकते हो तुम? ए के अंदर +1 नहीं कर सकते ना। लेकिन अपन ने अभी क्या बताया कि आस्की ने क्या किया, उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये एक्स क्या है, इंटीजर है, एक्स की वैल्यू कितनी, 82। अब क्या हो गई, 82 +1, 83। ठीक है, तो 83 क्या है, एस। अभी प्रिंट करके देख लेते हैं, एक तो ये स्कैन स्टेटमेंट हटा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपन को आर प्रिंट करना है, ठीक है। अपन जो भी प्रिंट करेंगे ना, उसका अगला लेटर की आस की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अपन ये मजाक नहीं करते, अपन ये मजाक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल F, कंट्रोल ही दबाना होता है। आर प्रिंट किया, ये नंबर ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट क्या हुआ, कैरेक्टर इज एस। अब क्योंकि अपन ने x+1 प्रिंट किया, तो तुम कोई भी जादू कर सकते हो, ठीक है। अपन जो पढ़ेंगे वो है इफ एल्स।
कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें 2 कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, इफ एल्स आता है और उसके अंदर स्विच केस आता है। तो दोनों चीज़ें आज अपन देखते हैं होता क्या है और यूज़ क्या है इसका। सबसे पहले वही मैं सिंटैक्स बताता हूँ इसका, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसका यूज़। यहाँ पे आज आपको कोई पीपीटी वगैरह कुछ शो नहीं करेंगे, आज सिंटैक्स बताएंगे सब कुछ। एल्स तो ये सिंटैक्स होता है कुछ इफ एल्स का इस तरीके से। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब कंपाइलर इसमें होता है, सबसे पहले इफ के पास जब कंपाइलर आता है, इफ दिखता है उसको, तो इफ के अंदर जो कंडीशन होती है, इफ के अंदर अपन कोई सी भी कंडीशन डाल सकते हैं। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ के अंदर जो इफ की जो बॉडी है उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो रन होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो इफ के अंदर कोड लिखा हुआ है ये रन नहीं होगा, वो डायरेक्ट एल्स के पास चल जाएगा, फिर एल्स में जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। मतलब इफ वाला जो बॉडी है वो स्किप हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो केवल इफ वाला बॉडी का जो कोड है वही रन होगा, एल्स वाला कोड रन नहीं होगा। और इसमें एक दो छोटे पॉइंट और हैं कि अपन इफ को केवल एल्स लिखना जरूरी नहीं है, अपन केवल इफ से भी काम चला सकते हैं। एल्स नहीं लिखेंगे तो भी प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन अगर अपन ने इफ एल्स लिख दिया और इफ नहीं लिखा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि एल्स केवल इफ के साथ ही आता है हमेशा। तो आपको छोटा सा प्रोग्राम करके बताता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। आज प्रोग्राम करेंगे अपन हर चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले वही हेडर फाइल, कैप्स लॉक कहाँ से ऑन हो गया मेरा, इंक्लूड stdio.h मैन बॉडी। तो अपन कुछ भी कंडीशन वाला प्रोग्राम लेते हैं, जैसे अपन ने 2 इंटीजर लिए, एक की वैल्यू अपन ने रखी 4 और बी की वैल्यू अपन ने रख दी 2, पहले से ही रख दी मैंने। अपन इफ से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो वाला प्रोग्राम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 ऑपरेटर बताऊंगा आपको, 2-3 ऑपरेटर के बारे में। ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, आपको पता ही है, ए ग्रेटर देन बी। अगर इफ के पास जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसके अंदर मुझे प्रिंट कराना है ए इज बिगर, या कुछ भी प्रिंट करा दो अभी तो, ठीक है। एल्स एल्स के पास कब पहुंचेगा, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब प्रोग्राम एल्स के पास पहुंचेगा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो छोटा होगा, तो अपन छोटे वाला केस लिख देते इसमें डायरेक्टली, ए इज स्मॉलर, मतलब बी इज बिगर लिख दो, कुछ भी लिखो, मैं इंग्लिश में मत जाना। रिटर्न 0। तो अपन प्रोग्राम रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं क्या क्या हुआ। कंपाइल एंड रन, ए इज बिगर। सबसे पहले ये इफ के पास गया, इफ के पास इसने कंडीशन देखी कि ए ग्रेटर देन बी है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इफ के अंदर जो कोड लिखेंगे अपन वो सारा प्रिंट होगा, वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने लिखा ए के इफ के अंदर ए इज बिगर, तो ये वाला हुआ और एल्स वाला प्रिंट नहीं हुआ, दोनों में से एक ही प्रिंट होगा, ठीक है। अगर ये उल्टा लिख दूँ मैं तो इफ वाला प्रिंट नहीं होगा, एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं, अब कंपेयर एंड रन करके देखते हैं। अरे यार, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब आ रहा है बी इज बिगर, क्योंकि मैंने बी को 4 दे दी, ए को 2 दे दी, और सबसे पहले इफ के पास गया, इफ के अंदर की कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए तो बड़ा नहीं है, इसलिए इफ वाला जो जो भी बॉडी है इफ की वो स्किप कर दी इसने, डायरेक्ट एल्स के पास चल गया। एल्स के पास पूछा, एल्स के अंदर लिखा हुआ है बी इज बिगर, तो ये बी इज बिगर लिखा हुआ आ गया। इसमें एक चीज और बता दूं मैं कि इफ की बॉडी के जस्ट बाहर ही अपन तो एल्स लिखना रहता है, अगर लिखेंगे तो जस्ट बाहर ही लिखेंगे, वरना अगर अपन ने इसके बीच में कोई कुछ भी कोड या कुछ स्टेटमेंट लिखा है, लिखता हूँ हाय, तो एरर आ जाएगी इसमें, देखना। देखिए एरर आ गई, एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ,
क्योंकि एल्स हमेशा इफ के साथ ही लिखते हैं अपन, इसलिए ऐसे बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते अपन, एरर आ जाएगी। और आपको बताया था मैंने इफ अकेला लिख सकते हैं अपन, तो भी देख लेते हैं। मैंने केवल ये लिख दिया, वापस वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, तो इसमें एरर नहीं आएगी। इफ तो अकेला लिख सकते हैं अपन, एल्स को अकेला नहीं लिख सकते, सॉरी। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ बता दूं, अगर कुछ भी फंक्शन मैंने इफ का यूज़ लिया, इफ के बाद केवल एक ही लाइन का कोड है मेरे पास, तो अपन को ये जो ब्रेसेस लगा, ये राउंड ब्रैकेट जो लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, वो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही लाइन का कोड है अपने पास तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको डिटेक्ट करेगा कि जस्ट जो इसके बाद लाइन है वो इफ के अंदर ही, इफ के बॉडी के अंदर ही इंक्लूड करेगा, कंपाइलर इसको अलग से नहीं ट्रीट करेगा। तो ऐसे लिखेंगे तो ये इफ की बॉडी का, इफ की बॉडी का पार्ट ही माना जाएगा ये वाली लाइन, ठीक है। ये छोटी चीज, ये है एक चीज़ बताने की जो बता दी। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एक और प्रोग्राम लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ क्यों मैंने प्रोग्राम बनाया। मैं ऑपरेटर का यूज़ करके बताता हूँ। मैं वापस ए को वही पहले वाली वैल्यू देता हूँ। अब ए को ले लेते हैं अपन वेरिएबल सी। अपन देखते हैं उस ऑपरेटर से असली में वैल्यू क्या आती है। अगर अपन ऑपरेटर ऐसा लिखे सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, तो इसकी अपन सी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी, क्योंकि ये इफ में काम आएगा, मैं बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ मैं अभी। मैं सी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। रिटर्न 0 लिख दिया मैंने 0। तो देखते हैं इसमें वैल्यू क्या प्रिंट करेगी। ए बी से बड़ा है तो सी की वैल्यू क्या आती है। अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए सी की वैल्यू आई 1, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो 1 वैल्यू आई, जो अपन ने लिखा है यहाँ पे ये ट्रू है तो 1 वैल्यू आई। अपन लेस देन लिखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, कंपाइल एंड रन, तो वैल्यू आई 0। अब इसका इफ में क्या यूज है मैं बताता हूँ। अब वापस अपन इफ के पास आते हैं। इफ, अब मैं इनमें से किसी एक को 0 वैल्यू दे देता हूँ, 0। अब मैं इफ के अंदर लिख रहा हूँ केवल ए। अब इसके अंदर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, इनसाइड इफ लिख देते हैं, इनसाइड इफ एल्स इनसाइड एल्स, ठीक है। रिटर्न 0 लगाना चाहिए, रिटर्न 0। तो ठीक है, अब इसको कंपाइल कर देखते फिर बताता हूँ मैंने पुराना प्रोग्राम क्यों बताया था। देखिए इसमें क्या आया, इनसाइड एल्स आया। इसका मतलब अगर इफ के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं अपन, अगर वो ट्रू होती है तो मतलब वो जो इंटीजर वैल्यू उसको देता है, इफ के अंदर दो कंडीशन पे इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। या तो उसके अंदर जो अपन ने कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो, या कोई अपन ने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। जीरो होती है तो इफ के अंदर वाला जो इस बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ए को 0 दिया तो इफ के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि 0 का मतलब होता है ये फॉल्स की तरह ट्रीट करता है। 0 होता है तब बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, जब नॉन जीरो वैल्यू होती है तो इफ की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अब ए को 1 देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने 1 दिया तो इफ वाला दोनों, इफ वाला प्रिंट हो गया देखो, क्योंकि नॉन जीरो है। 1 के अलावा कुछ भी, 0 के अलावा कुछ भी दूंगा, इफ वाला जो बॉडी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी काम की चीज़ है। तो ये हो गया इफ एल्स। मैं ऑपरेटर का भी बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है इसमें अगर अपन को चेक करना है 2 नंबर इक्वल है तो उसके लिए अपन जो ऑपरेटर लगाते हैं, जो अपन ऑपरेटर लगाते हैं वो होता है ऐसा, डबल बार इक्वल्स टू लिखना पड़ता है अगर अपन को चेक करना है 2 नंबर इक्वल है तो। इसको भी रन करके बताता हूँ। इफ ए बराबर बी, इक्वल, इक्वल प्रिंट करा देते हैं, और बी को भी 1 दे देता हूँ। तो ये इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल बार इक्वल्स टू लगा दो, इससे इक्वलिटी चेक हो जाती है। दोनों इक्वल है तो इक्वल प्रिंट हो गया।
और नॉट इक्वल्स टू अगर अपन को चेक करना है, ये जो साइन है एक्सक्लेमेटरी वाला उसके आगे इक्वल्स टू लगा दो, वो बराबर होगा नॉट इक्वल्स टू के। ठीक है, इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं, कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल नहीं है। देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। तो ये नॉट इक्वलिटी का ऑपरेटर ये ऐसा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाना है तो उसके लिए ये ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल्स टू लगाना है तो उसके लिए ये वाला ऑपरेटर है। ये दोनों चीज़ें से, तो ये कुछ ऑपरेटर है। तो अब इफ एल्स में भी दो तीन तरीके के हैं, अपन नेस्टेड इफ एल्स देखते हैं। अब देखा, नेस्टेड मतलब क्या होता है कि कोई भी कुछ भी चीज़ है, अपन उसके अंदर सेम चीज़ का यूज़ कर रहे हो, वापस सेम चीज़ डाल रहे हो, नेस्टिंग करना उसे ही कहते हैं। कोई भी चीज़ है उसके अंदर अपन वापस वही सेम चीज़ यूज़ कर रहे हो। मैं इफ एल्स में बताता हूँ कि अगर अपन कुछ भी इफ एल्स का स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक और इफ एल्स का यूज़ करना नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये। अब इनपुट भी अपन यूज़र से लेते हैं एक बार, तो अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। ए बी, मैं ग्रेटर देन कौन सा बड़ा है उसका ही प्रोग्राम बता रहा हूँ। स्कैन कराता हूँ मैं दोनों, स्कैन है, मैं कुछ लिख नहीं रहा अभी। एंड ए एंड बी। ठीक है, अब अपन ने मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अगर ए बी से बड़ा है तो ये इसके इफ वाला का जो बॉडी है वो चलेगी। अब इसके अंदर मैं एक और इफ का यूज़ कर रहा हूँ, इससे ही नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, नेस्टिंग करना कहते हैं। तो इसमें मैं कंडीशन रख रहा हूँ कि अगर ए इक्वल्स टू बी है, अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहा बताने के लिए, ए इक्वल्स टू बी है तो प्रिंट होगा बोथ आर इक्वल, बोथ इक्वल। ठीक है, अगर ए इक्वल्स टू बी नहीं है, पहले इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो इफ जो सबसे पहले वाला इफ है उसके अंदर की कंडीशन चेक करेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है। अगर ऐसा है ए बी से बड़ा है तो ये इस अंदर वाले इफ के पास आएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा अगर ए और बी बराबर है तो दोनों इक्वल आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो अपने बाहर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और अब एक को जो कंडीशन बची वो ऑटोमेटिक एल्स में कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो अपन ने यहाँ पे चेक कर दिया, तो एक बचा क्या, छोटा होगा तो लिख देते हैं छोटा होगा तो ए बी से छोटा होगा तो मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है, अपन कंपाइल एंड रन करके देखते हैं इसको और समझते हैं एक और बार। तो अपन इनपुट क्या डाल रहे हैं, मैं 4 और 3 डालते हैं तो क्या आया, ए इज ग्रेटर देन बी। तो चेक करते कैसे आया, ए 4 डाला अपन ने और जो बी की वैल्यू है वो 3 असाइन हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इफ के पास गया, ये चेक हुआ 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, ट्रू है ये कंडीशन। तो ये इफ की बॉडी के अंदर आया, इफ की बॉडी के अंदर इसको वापस इफ दिखा, वापस इसने चेक करा कि ए इक्वल्स टू बी मतलब 4 इक्वल्स टू 3 है क्या, इसने कहा नहीं है, तो ये जो प्रिंट वाले स्टेटमेंट है ये स्किप हो गया, इफ की बॉडी स्किप हो गई, डायरेक्ट एल्स के पास जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ये इफ स्टेटमेंट प्रिंट हो गया तो ऑब्वियसली एल्स को ये स्किप कर देगा, क्योंकि दोनों में से एक ही चलता है हमेशा। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है ये। अब आप कितने भी इसमें नेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नेस्टिंग करना प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, इसलिए कोई भी रेफर नहीं करता ज़्यादा नेस्टिंग करना। एक बार कर लो, मैक्सिमम 2 बार कर लो, ज़रूरत भी नहीं पड़ती उससे ज़्यादा की। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें किसी को डाउट है? ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ ही थी। एक और टाइप का इफ एल्स देखते हैं फटाफट। इफ एल्स चले बहुत टाइम से, तो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और टाइप का इफ एल्स बताता हूँ। इफ एल्स एक और टाइप का तो क्या मतलब, उसमें अपन एक साथ बहुत सारे इफ एल्स यूज़ करते बिना नेस्टिंग करें।
मतलब सीधा लैडर बोलते हैं उसको, इफ एल्स लैडर बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, कुछ अच्छा सा प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो इसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, देखते जाओ। इंट एज ले रहा हूँ मैं, और एज स्कैन करा रहा हूँ यूजर से, %d एंड एज। एज इनपुट कराई मैंने। अब मैं प्रोग्राम ये बनाना चाह रहा हूँ, मैं चेक करूँगा कि जो एज डाली यूजर ने उसके अकॉर्डिंग वो अभी बच्चा है, जवान है, अडल्ट है, बूढ़ा है, जो भी है सब चेक करते हैं अपन। तो ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं कंडीशन, इसके अंदर मैं दो चीज़ें बता दूंगा आपको। मैं कंडीशन डाल के बताता हूँ। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये जो मैं साइन लिखूंगा, ये एंड का काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एंड, और क्या होता है। एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या लिखूँ, 12 लिख देता हूँ चाइल्ड के लिए। इसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एफ यू आर चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड जो भी है, इंग्लिश खराब है। एल्स, अब इफ एल्स लेडर किसको कहते हैं, इसको। एल्स के बाद अपन 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 के पास बहुत सारी कंडीशन है चेक करने के लिए, तो अपन इफ एल्स लेडर का इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंटेक्स ऐसा है, इफ के बाद एल्स लिखते हैं, फिर वापस उसके जस्ट आगे एक और कंडीशन चेक करने के लिए वापस इफ लगाते हैं। तो चाइल्ड का होगा, और यंग एज का लिखते हैं अपन, एज इज ग्रेटर देन 12 एंड एज इज लेस देन, यंग का क्या लिखे, 20 डाल देते हैं, 18 डाल देते, चलो कुछ भी डालो। प्रिंट एफ यू आर यंग। और अपन अब एक लास्ट डाल देते हैं, लास्ट क्या है, एक और डाल देते, चलो। अब एक अडल्ट का डालता हूँ मैं, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 45 डाले या 40 डाल देते हैं। प्रिंट एफ, एज की स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ करता हूँ मैं, ठीक। प्रिंट एफ यू आर अडल्ट। अब लास्ट में एक लास्ट कंडीशन जो है 40 से ऊपर वाला है, तो उसके लिए मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इस एंड वाली एल्स तक पहुंचेंगे, तो एज 40 से ज़्यादा होगी तभी एंड वाले एल्स तक सब पहुंचेंगे। यू आर ओल्ड, ये डाल देते हैं। तो एक प्रोग्राम है, तो मैं आपको रन करके एंड ऑपरेटर और का भी दोनों चीज़ों का मतलब बताता हूँ क्या हुआ। विदाउट एल्स इफ लिखा तो है मैंने। रोहित, ये गलती सबके साथ होने वाली है, मैं पहले ही बता दूं। जो एल्स के बाद अभी तूने इफ लिखा उसके अंदर तूने कोई वो लगा दिया, हाँ, सेमीकोलन। चलो गलती से अच्छी चीज आगे पता चली। लूप्स में ये बहुत दिक्कत आएगी, ध्यान हाँ, रखना। ये बहुत बार मिस्टेक होती है, बहुत सारे जनों से होती है, मेरे से भी हो गई, होती रहती है मिस्टेक। प्रोग्रामिंग में जितना अटकते हैं उतना ही ज़्यादा सीखते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। तो ठीक है, मैं रन करके बताता हूँ। तो अपन एज क्या बनाना है, फिर वो बूढ़ा बनाते हैं डायरेक्ट, अपन 80 डालते हैं, लास्ट तक पहुँचाते हैं। यू आर ओल्ड। तो सबसे पहले स्कैन एफ वैल्यू स्कैन कर ली इसने, फिर ये इफ़ वाले स्टेटमेंट के पास गया, इफ़ वाले स्टेटमेंट के पास गया, उसने चेक करा एज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों चीज़ें एंड के जो इधर उधर दोनों कंडीशन सही हो, तभी इफ़ वाला ये जो पूरा जो कंडीशन है ट्रू मानी जाएगी, वरना पूरी कंडीशन फोर्स मानी जाएगी। आ गया मेरे को प्रोग्राम। हाँ, तो एंड ऑपरेटर का मतलब, एंड वर्ड का भी मतलब पता होगा, वही यहाँ पे सेम मतलब है कि अगर दोनों चीज़ें ट्रू हो तभी ये चलेगा। इसलिए ये नहीं चला, क्योंकि एज लेस देन 12 तो है नहीं, लेकिन ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ग्रेटर देन 1 है, एक सही है एक गलत है।
तो एंड अगर एक भी गलत हो तो गलत ही आंसर आएगा उसका, इसलिए ये वाला प्रिंट नहीं हुआ। ये फर्स्ट कंडीशन चेक करी, फिर सेकंड कंडीशन के पास गया ये, उसने चेक करा 12 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, लेकिन 18 से एज 18 से छोटी नहीं, अपन ने 80 डाली, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये वाला यू आर यंग प्रिंट नहीं हुआ। अब आगे जाएगा, इसने चेक करा वापस 18 से बड़ा है, हाँ है, 14 से छोटा है, नहीं है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट ये वाला प्रिंट हो गया। एक बार और अपन रन करके देखते हैं, बीच का कुछ भी एज ले लेते हैं ऐसे ही चेक करने के लिए प्रोग्राम सही है कि नहीं। अपन यंग वाली एज ले लेते हैं 17, जो ज़्यादातर बच्चे होंगे, तो आ गया यू आर यंग। तो ये नेस्टेड क्या, इफ एस लेडर का एग्जाम्पल है ये, ऐसे बनाते हैं। और ये एंड ऑपरेटर का यूज ऐसा है, अगर और ऑपरेटर होता तो दोनों में से कुछ भी सही होता तो प्रिंट हो जाता। देखते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब जगह और लगा के देखते हैं, तो उससे क्या होगा। और का सिंबल भी देख लो, ऐसा होता है, ये एंटर के लेफ्ट वाला की होता है एक, और का सिंबल ऐसा होता है, देख लो। तो सारे स्टेटमेंट प्रिंट होने चाहिए, सब में एज अपन जो डालेंगे वो 1 से बड़ी डालें, मतलब अपन एज डालते 80 वापस वही डालते, तो सब स्टेटमेंट प्रिंट हुए, देखना है करके बताता हूँ। अपन ने एज डाली 80 डाली वापस, एक सेकेंड में क्या हुआ, अच्छा इफ ऐसे ना, प्रिंट एफ यू आर चाइल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ भी नम टाइप का वेरिएबल दे रहा हूँ, और ये मैंने यूज़र से मांगी है इसकी वैल्यू। मैं क्या प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र को बोलूँ कि आप 1 2 3 में से कोई सी वैल्यू इनपुट करो, और मुझे पता लगाना है वो कौन सी वैल्यू है। तो मैं इसका प्रोग्राम बना रहा हूँ स्विच केस से। उसके सिंटैक्स भी देख लेना आप साथ में। एक सेकंड में स्टेटमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे एक, ताकि प्रिंट एफ एंटर नंबर बिटवीन एंटर नंबर बिटवीन 1 2 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन कर लेगा नंबर। फिर अपन आते हैं स्विच केस के सिंटैक्स पे। इसका सिंटैक्स ऐसा है, पे स्विच लिखते हैं, बीच में जो आता है यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे अपन जो ब्रैकेट है उसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं। फिर अपन, मैं प्रोग्राम जब पूरा बना के आपको बताता हूँ सही से, एक्सप्लेन जब हो जाएगा हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यू एंटर्ड 1 ब्रेक केस 2 printf यू एंटर्ड 2। एक 3 के लिए और बना देते हैं, 3 को मिस्टेक कर दिया ना। printf यू एंटर 3 ब्रेक, और एक लास्ट में डिफॉल्ट केस बना देते हैं, printf एंटर वैलिड नंबर, रिटर्न 0। तो मैं आपको पहले ही नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो स्विच केस का स्टेटमेंट ऐसा होता है, स्विच लिखते हैं पहले, उसके अंदर अपन कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फिर उसकी बॉडी आती है, उसके अंदर अपन केस लिखते हैं। मैं बताता हूँ कैसे क्या लिखते हैं। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो स्विच के अंदर अपन ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये केवल अपन इंटीजर या कैरेक्टर लिख सकते हैं केवल, उसके अलावा कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको एक बार रन करके फिर पूरा समझाता हूँ, मैं स्विच केस का पूरा वर्किंग समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर नंबर 1 2 3 ओनली, मैंने 2 डाला,
यू एंटर टू। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने टू डाला, स्विच केस में जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं उसकी वैल्यू ये केस के जो आगे मैंने लिख रखी है ना इधर चेक होती है। जैसे मैंने टू डाला तो केस चेक होगा कि यहाँ पे टू है नहीं है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं। केस टू के पास, नीचे वाले केस के पास जाएगा, वहाँ पे टू लिख रखा है तो मैच हो गया, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है प्रिंट हो जाएगा। और ये ब्रेक और डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो लिख रखे हैं इनका भी मतलब बताता हूँ मैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे टू डिटेक्ट हुआ इसको कि अपन ने टू से मैच हुआ नम कि यहाँ पे टू आया, तो ये वाले स्टेटमेंट चलेगा, यू एंटर टू, फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब ये पूरा स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, केस थ्री चेक नहीं करेगा। इससे क्या होता है, अपना जो टाइम होता है वो कम लगता है कंपाइलर को इसको एग्जीक्यूट करने, और डायरेक्ट यहाँ पे जैसे इसको केस टू सेम मिल गया, चेक हो गया, तो यहाँ पे जैसे ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा ये पूरा स्विच स्विच के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ये रिटर्न कर देगा। ठीक है। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में अगर कोडिंग में लिखते हैं तो सही है, क्योंकि अगर अपन कुछ भी ऐसा नंबर डालते हैं जो अपने किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा होता है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होता है। जैसे मैं डाल के बताता हूँ आपको, फोर डाल के बताता हूँ, मैंने डाला फोर, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। इससे क्या अपन को पता चल जाता है कि हाँ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, तो सही है, वरना कुछ प्रिंट नहीं होता तो ऐसा लगता है कि गलत बना है अपन ने कुछ। तो ये है। और एक और चीज़ मैं इसमें करके बताता हूँ आपको, ब्रेक क्यों लिखते हैं अपन, ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ब्रेक से क्या वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और अगर अपन ब्रेक नहीं लिखते तो क्या होता है, मैं वापस टू ही दूंगा, ये कुछ बोल रहा है, मैं वापस टू ही इनपुट दूंगा और ब्रेक हटा दिया मैंने, तो देखो क्या क्या प्रिंट हुआ, यू एंटर टू, यू एंटर थ्री, एंटर वैलिड नंबर। तो अपन ब्रेक नहीं लिखते किसी में भी, तो क्या होता है, तो पहला सारे केस, केस रन हो जाएंगे। सारे नहीं होंगे, नहीं सारे नहीं होंगे, वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैच करेगा, उसके बाद जितने भी टेस्ट केस होंगे ना वो सब रन होंगे, उससे पहले वाला कोई रन नहीं हुआ, जैसे ये यू एंटर्ड वन ये रन नहीं हुआ, उसके बाद वाले रन हुए, तो अपन ब्रेक नहीं लिखते तो ये लफड़ा हो जाता है कि जो मैच हो गया केस उसके बाद वाले सारे रन हो जाएंगे, सब के सब जितने भी होंगे। तो स्विच केस यही है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये स्विच केस। तो किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो बताओ। और इसके अंदर मैं जैसे मैंने बोला ना, नंबर और वो कैरेक्टर ही आते हैं इसके अंदर, मैं कुछ फ्लोट वैल्यू डालूंगा तो एरर आ जाएगी, देखना। इसको मैं फ्लोट बना देता हूँ क्या, ऐसे ऐसे डायरेक्ट ही फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ मैं कुछ, तो एरर आ जाएगी। स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर, इंटीजर और कैरेक्टर केवल दो ही चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, तीसरी चीज़ नहीं डाल सकते। और शायद एक और है इनम नाम से होता है एक डाटा टाइप, उसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको बता दूंगा, वो भी शायद इसके अंदर डाल सकते हैं। बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते अपन, ये ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। कैरेक्टर कैरेक्टर और इंटी ले सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा स्विच के अंदर। सिंगल कोड के अंदर लिखना रहता है सिंगल कैरेक्टर का, हमेशा याद रखना। स्ट्रिंग में होती है, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं तो डबल कोड के अंदर लिखते हैं। तो ये कैरेक्टर वाला प्रोग्राम है, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, ऐसे देख लो। ए टू सी मैंने वापस सी एंटर करते हैं इस बार, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो उसका ध्यान रखना, नीचे के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे ही होंगे। तो मैंने जैसे ही सी करा, इसको इस स्विच के अंदर नम है, तो नम में अपन ने सी वैल्यू डाली, तो चेक करेगा कि कौन से केस में सी है, पहले केस से स्टार्ट करेगा, ये ए है पहले में, तो नहीं ये कोड नहीं रन करना अपन को क्योंकि ए है, मैच ही नहीं हुआ। दूसरे केस में चेक करेगा बी है, बी भी नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। तीसरे के पास जाएगा सी है, मैच हो गया, तो ये प्रिंटफ वाला ये स्टेटमेंट चल जाएगा। और क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया इसलिए डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी चल जाएगा। अगर मैं ब्रेक लगा दूँ केस थ्री के बाद और सी एंटर करूँ तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये ब्रेक नहीं लगाओ तो उसके डिसएडवांटेज क्या है वो है ये, तो ध्यान रखना। ये भी चला के बता देता हूँ, इसको क्लोज करूँ फिर। अब केवल सी डालूंगा तो केवल एक ही देखो, केवल
सी वाला प्रिंट हुआ, उसके बाद इसको ब्रेक दिख गया, ब्रेक जैसे इसको दिखा तो ये पूरे स्विच से बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया, रिटर्न के पास आ गया डायरेक्ट, स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा डायरेक्ट ब्रेक दिखते ही, कोई सा भी कैश मैच हो।